कितने लोग जुड़े, थोड़ा नाम दिखाइए तो। सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं एक बार चेक कर लेंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर है या नहीं। एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों जगह से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए, अंगद जी गुड आफ्टरनून, दीपक जी गुड आफ्टरनून, उमा कुमारी गुड आफ्टरनून। जल्दी से आप एक बार कमेंट करके बताएंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर है या नहीं। चलिए, तो ऑडियो और वीडियो दोनों प्रॉपर है तो हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को। और आज जो है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का क्लास 3 करने वाले हैं। पिछले क्लास में जो है हम लोग क्या क्या बात कर चुके थे, तो चार्जिंग तक का जितना कहानी था ये सारी चीज़ों को हम लोग समझ चुके थे। चलिए, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा यह है कूलॉम्स लॉ। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, कूलॉम्स लॉ। हिंदी में इसको बोलते हैं कूलॉम का नियम। चलिए, दीपक जी बता रहे हैं। चलिए, ओके है, ठीक है। चलिए, किरण कश्यप जी गुड आफ्टरनून, रेशमा टेटे गुड आफ्टरनून। चलिए, ठीक है। तो हिंदी में इसको बोलेंगे कूलॉम का नियम। चलिए, तो जिस प्रकार से ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़े थे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसी प्रकार से यहाँ पर मतलब कि चार्ज के लिए हम लोग पढ़ेंगे और इसकी सिमिलरिटी जो है ग्रेविटेशन लॉ से मिलती जुलती भी। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कूलम्स के लॉ को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कूलम्स लॉ गिव्स एन आइडिया अबाउट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। देखिए, कोई भी अगर 2 पॉइंट चार्ज है तो इसके बीच लगने वाली फोर्स की आइडिया हमें प्राप्त होती है कहां से, कूलम्स लॉ से। दरअसल सबसे पहली बात, ये कूलम्स लॉ आया कैसे, तो पहले न्यूटन साहब का ग्रेविटेशनल लॉ था जिसमें हम लोग पढ़े थे कि कोई भी जो 2 बॉडी होता है हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन बाद में रिपल्सन जैसी भी प्रॉपर्टी देखी गई, ठीक है, तब जाकर के फिर जो है आपका बना कूलम्स लॉ। तो यहाँ पर कोई भी अगर 2 पॉइंट चार्ज है हमारे पास तो इनके बीच लगने वाली फोर्स की जानकारी हमें प्राप्त होती है। आगे क्या लिखा हुआ है, बाय द वर्ड पॉइंट चार्ज वी मीन दैट इन द फिजिक्स द साइज ऑफ लीनियर चार्ज बॉडी इज वेरी स्मॉल एज अगेंस्ट द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट चार्ज कहने का मतलब क्या है कि किसी भी 2 वस्तु को आप इतना अधिक दूरी पर रख दीजिए कि वो एक दूसरे को देखने पर कैसा लगे, एक पॉइंट की जैसा नजर आए। जैसे जब आप रात में यहां से देखते हैं तारे को, तो तारा आपको कैसा नजर आता है, पॉइंट जैसा। तो क्या रियल में तारा जो है ये पॉइंट जैसा है? तारे जो होते हैं ये सूर्य से भी बड़े बड़े होते हैं। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर कॉर्नर में, या फिर आप सोचिए कि चलिए यहाँ पर इस कॉर्नर में यहाँ पर एक चींटी है और चींटी अगर यहाँ से बैठ करके इस बोर्ड को देखे, ये बोर्ड जो है चींटी को कैसा लगेगा, काफी विशाल लगेगा कि नहीं। तो किसी भी 2 वस्तु के बीच का सेपरेशन इतना अधिक होना चाहिए कि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पॉइंट जैसी दिखनी चाहिए। Therefore, we consider them as point charge and it becomes easy for us to calculate the force of attraction और repulsion between them। इसको हम लोग पॉइंट चार्ज इसीलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स है इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए कूलम्स लॉ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 चार्जेस ऑफ सेम नेचर रिपेल ईच अदर। ये बात हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, कि अगर लाइक नेचर के चार्जेस हैं
यानी कि सामान्य प्रवृत्ति की अगर कोई आवेश है तो इनमें क्या होगी, प्रतिकर्षण। जैसे दो पॉजिटिव चार्ज को आप लाइएगा संपर्क में तो ये क्या कर देगा, रिपेल। दो निगेटिव चार्ज को आपस में लाइएगा तो क्या करेगा, रिपेल। एंड टू चार्जेस ऑफ अपोजिट इन नेचर अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर विपरीत आवेश वाले, अगर दो मतलब कि अगर विपरीत ध्रुवता वाले अगर दो आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप एक पॉजिटिव चार्ज को लाइए और एक निगेटिव चार्ज को लाइए, दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग स्टेटमेंट पर चलें कि कुलॉम साहब के द्वारा जो नियम दी गई है तो इनका स्टेटमेंट क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज। यानी यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी दो वस्तु के बीच, किसी भी दो चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। याद कीजिए ग्रेविटेशन लॉ में आप क्या सीखे थे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा उनके मास के प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और किसी भी दो चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा ये दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ग्रेविटेशन में भी यही सीखे थे कि दो वस्तु के बीच लगने वाली आकर्षण की बल उन दोनों वस्तुओं के मध्य के दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जैसे ग्रेविटेशन लॉ में आप सीखे थे कि किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाली आकर्षण की बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि किसी भी दो आवेश के बीच लगने वाली बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। और सिमिलरिटी मिल गया कि नहीं। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये कुलम साहब का स्टेटमेंट था, अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। ये जो बात हिंदी में आप सीखे, ये सॉरी इंग्लिश में जो अभी सीखे, यही सारा चीज यहाँ पर किस में लिखा हुआ है, हिंदी में। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहेंगे जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होंगे, हिंदी या इंग्लिश, आप उस लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हैं। बाकी जो बात समझने जैसी चीज थी मैंने आपको हिंदी में ही चीजों को समझाया है। अब देखिए यहाँ पर अगर कुलम्स लॉ की बात करें तो यहाँ पर क्या बात किया गया है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। चलिए अनीता महतो, गुड आफ्टरनून। चलिए तो देखिए यहाँ पर दो चार्जेस है हमारे पास, दो पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। देखिए दोनों चार्ज कैसा है, पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहां पर क्या देखने को मिला आपको, तो यहां पर देखने को मिला रिपल्सन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिकर्षण। यहां पर देखिए एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज क्या है, निगेटिव। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला, अट्रैक्शन। तो यहां पर अब एक चीज समझिए, अगर सेम नेचर का चार्ज हुआ, समान प्रकृति की अगर आवेश हुई तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगी, और विपरीत प्रकृति की अगर आवेश होगी यानी कि अपोजिट नेचर की अगर चार्जेस होंगी तो इनके बीच अट्रैक्शन हो। तो खैर चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए निर्मल महतो, गुड आफ्टरनून। अब आइए यहां पर समझते हैं, ये जो दो चार्ज है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q1, और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q2। अब ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन R है। तो अब आइए कुलम साहब के नियमों पर। कुलम साहब हम लोग को क्या बताए, तो कुलम साहब हम लोग को बताए कि सबसे पहले इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके चार्ज के। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। कोई कंफ्यूजन आ रहा समझ में। दूसरा बात क्या बताया गया, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। देखिए दोनों चार्ज के बीच का दूरी क्या है, R। तो R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है फोर्स। इसका मतलब समझ में आया, अगर दोनों चार्ज के बीच के दूरी को बढ़ाइएगा तो फोर्स घट जाएगा, और दो चार्ज के बीच के दूरी को घटाइएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। क्लियर है। अब आइए
अब इन दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हम ये बोल सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अब देखिए फिजिक्स का एक नियम है, फिजिक्स का नियम क्या है कि जहां पर भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाए, इसको हिंदी में समानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समानुपाती। तो जहां पर भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाए, इसको हम हटा करके एक कांस्टेंट लगाते हैं, एक नियत वैल्यू लगाते हैं। याद कीजिए ग्रेविटेशन में आप क्या लगाए थे, कैपिटल G लगाए थे, जिसको आपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा था। तो यहां पर भी इसको हटाएंगे और इसको जब हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट लगाएंगे और इस कांस्टेंट को बोलेंगे K। तो फॉर्मूला क्या हो गया, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहां पर K जो है इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कह सकते हैं या फिर कूलम्ब कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक, तो K को यहां पर क्या कहेंगे, तो K को यहां पर हम लोग बोलेंगे कूलम्ब्स कांस्टेंट, यानी कि कूलम्ब नियतांक, कूलम्ब्स कांस्टेंट। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कूलम्ब नियतांक। अब एक चीज समझिए, ये जो कूलम्ब की जो नियतांक वैल्यू है, ये बाई एक्सपेरिमेंट, देखिए बाई एक्सपेरिमेंट क्या देखा गया, यानी कि प्रयोग से जब इसको निकाले तो K का वैल्यू कितना आया, K का वैल्यू कितना आया, 9 × 10⁹9। अब आप कहिएगा कि K का वैल्यू कैसे निकाले, हम K का वैल्यू कैसे निकाले, तो हम दो चार्ज को लिए, दो यूनिट चार्ज को लिए। यूनिट चार्ज समझते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1। तो हमने दो यूनिट चार्ज को लिया और इनके बीच के सेपरेशन को मैंने कितना रखा, 1 मीटर की दूरी पर। यानी कि एक एक कूलम्ब का आप दो चार्ज ले लीजिए और इनको 1 मीटर की दूरी पर रख दीजिए और तब इनके बीच कैलकुलेट कीजिए लगने वाले फोर्स को। देखिए उसके हिसाब से जो K का वैल्यू आया कितना आया, 9 × 10⁹9। अब सवाल है कि इसका यूनिट क्या लिखा जाए, तो जरा सोचिए, K को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, K बराबर F × R स्क्वायर बटा में Q1 × Q2। तो फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, नहीं न्यूटन, अभी डायमेंशन का चर्चा नहीं करें, डायमेंशन बताएंगे। तो यहां पर फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, न्यूटन। और ये R क्या है, डिस्टेंस, तो मीटर, लेकिन स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और नीचे में चार्ज है तो चार्ज का मात्रक कूलम्ब, लेकिन ये दो चार्ज है तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब क्या हो जाएगा, कूलम्ब का स्क्वायर। कूलम्ब इंटू कूलम्ब क्या हो जाएगा, कूलम्ब का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, बताइए कोई कंफ्यूजन। अब देखिए आगे का कहानी क्या है, आगे जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, चलिए इसको हम लोग घेर देते हैं थोड़ा सा। आप ऐसे लिखेंगे फर्दर, फर्दर का मतलब होता है बाद में। बाद में ये चीजें ज्ञात की गई कि K जो होता है, K जो होता है ये होता है 1/4πε0। K क्या होता है, 1/4πε0। अब यहां पर ये जो ε0 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो ε0 आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या दूसरे शब्दों में आप इसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी लिख सकते हैं। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखिए ये परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी क्या है, तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन अभी आप सिंपल से इतना समझ लीजिए कि हम क्या देखें कि दो चार्ज को हम रखे हवा में, ठीक है, और दो चार्ज को हवा में रखे तो मान लीजिए कि दोनों चार्ज के बीच 800 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। एक एग्जांपल के तौर पर समझिए, अब हम दोनों चार्ज को लेकर के चले गए पानी में, तो जैसे ही हवा से ले गए पानी में, देखें कि फोर्स एकदम से क्या हो गया, घट गया। तो इसका मतलब ये था कि चार्ज को अगर आप अलग अलग माध्यम में ले जाइएगा तो उनके बीच लगने वाली जो फोर्स होगी ये क्या होगी, अलग अलग होगी। तो परमिटिविटी इसी को बोलते हैं। परमिटिविटी का मतलब क्या, कि फोर्स
के केस में जो अवरोधक होती है इसी को आप परमिटिविटी कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में। जबकि याद कीजिए ग्रेविटेशन में आपको ये बात बताए थे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट को, चाहे आप हवा में रखिए, निर्वात में रखिए, पानी में रखिए, कांच में रख दीजिए, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको बताए थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, यानी कि माध्यम पर वो निर्भर करती ही नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोले परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि नहीं, दो वस्तु के फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन चार्ज को रखिएगा तो वो वैल्यू बदल जाएगा अगर माध्यम में रखिएगा तो। अब देखिए यहां पर इसको क्या बोले, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहां पर फिर ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली गई ये कितना आया, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब सवाल है कि इसका यूनिट क्या लिखें। दरअसल ये भी एक कांस्टेंट ही है, एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, एक कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर हवा में आइएगा तो हवा में इसके लिए अलग होगा, पानी में जाइएगा तो इसके लिए अलग होगा। तो अब इसका यूनिट क्या लिखें, तो जरा यहां से देखिए तो ये के और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन है, तो आप तुरंत बोलिएगा कि के और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन है, तो आप बोलेंगे के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब जो के का यूनिट है इसको उलट के लिख दीजिए, के का जो यूनिट है इसको उलट के लिख दीजिए, ये यूनिट किसका हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का। तो आइए इसके यूनिट को क्या लिखेंगे, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, यहां तक क्लियर है। अब जरा सोचिए अगर फोर्स लिखना होता, अगर फोर्स आप लिखते तो अब इसके हिसाब से फोर्स को क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, फोर्स इज इक्वल टू के आया था Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो के के जगह पर हम वैल्यू डाल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के के जगह पर लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए फोर्स आया, ये फोर्स कहां पर आया, तो ये फोर्स आपका आया वैक्यूम के लिए। ये फोर्स किसके लिए आया है, वैक्यूम के लिए, डेट इज ये फोर्स आपका निर्वात के लिए आया। लेकिन अगर यही फोर्स हमसे पूछी जाती किसी माध्यम के लिए, ये फोर्स हमसे पूछा जाता कहां पर, किसी मीडियम में, देखिए फॉर एनी मीडियम, अगर ये चीज किसी माध्यम में पूछी जाती, चलिए यहां लिखते हैं फॉर एनी मीडियम, अगर ये किसी माध्यम में पूछी जाती तब हम इसको क्या लिखते, फोर्स को, तब हम लिखते फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन किसी मीडियम की परमिटिविटी हो सकती है, जबकि अगर फ्री स्पेस की हम बात करें तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी हमेशा आपको क्या लेनी है, एप्सिलॉन नॉट। बोले यहां तक बात आया समझ में। जितने भी लोग YouTube के माध्यम से या एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं आप लोग भी फटाफट से कमेंट करके बताएंगे क्या यहां तक बात समझ में आई, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे। एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी माध्यम की विद्युतशीलता। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे यहां तक बात आई समझ में। चलिए ठीक है, राहुल जी, सुषमा कुमारी, चलिए ठीक है, उमा कुमारी, यस सर, वेरी गुड। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखिए ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी किसका है, फ्री स्पेस का, यानी कि जहां पर कुछ भी नहीं है, निर्वात। लेकिन हवा के लिए, पानी के लिए, कांच के लिए अगर कोई माध्यम में आवेश है तब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन। है समझ में। और ये अलग अलग मीडियम का अलग अलग होगा, ये सबके लिए फिक्स्ड नहीं हो। चलिए तो अभिनव, अनुराग जी ठीक है, क्लियर है, दीपक जी क्लियर है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। और अगर क्लास समझ में आ रहा है तो सेशन को आप लोग फटाफट से शेयर भी कर देंगे, लाइक भी करेंगे, ठीक है, ताकि इसकी बेनिफिट जो है सारे लोगों तक पहुंच सके। हाँ, हर मीडियम इसका वैल्यू अलग अलग होगा।
अगर सवाल बनेगा तो उसका वैल्यू आपको दे दिया जाएगा, लेकिन आपको जो याद रखना है, ये याद रखना है, ये फिक्स्ड है। हाँ, तो ये आपका निर्वात के लिए वैल्यू है, इसके लिए अलग अलग मीडियम का अलग, जैसे हवा के लिए अलग है, पानी के लिए अलग है, ठीक है। अगर सवाल आएगा तो वो वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, क्योंकि सारे माध्यम का हम याद तो नहीं रख सकते, कुछ जैसे हवा पानी का याद रख सकते हैं। चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब बात आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए अभी हम लोग जो सीखे, क्या क्या सीखे, तो सपोज टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, देन द फोर्स विल बी K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यही नहीं सीखे कि मान लीजिए कि कोई भी दो चार्ज, कोई भी दो आवेश Q1 और Q2 है, अगर ये r डिस्टेंस पर रखा गया है तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। K को हम लोग क्या बोले, तो वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K क्या है, एक नियतांक वैल्यू है जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हियर एप्सिलॉन नॉट इज, हियर एप्सिलॉन, अच्छा ये सिंबल के बारे में बोला गया है, ये जो सिंबल इसको क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। और ये क्या बताता है, तो इट सिग्निफाइज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता की जानकारी हमें देता है। द वैल्यू ऑफ K कम्स 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे, तो बाई एक्सपेरिमेंट, तो यूनिट चार्ज को आप 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखिए, इसके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा उसको देखिए और उसके हिसाब से K का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.854 × 10⁻⁻12। देखिए यहाँ पर यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एप्सिलॉन नॉट के। तो फर्दर जो है फोर्स का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, तो ये हम लोग लिखेंगे वैक्यूम के लिए। और यही चीज अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी मीडियम के लिए, फॉर एनी मीडियम, तो यहां पर सिंपली क्या कर देना है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब आइए डायमेंशन, K का डायमेंशन क्या लिखे, बीमा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और देखिए K का अगर आपको डायमेंशन लिखना है तो आप K के यूनिट को पकड़ लीजिए। डायमेंशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। तो देखिए K का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए देखिए जितना बात आपको बताया सारा बात ये सब पीडीएफ में लिखा हुआ है, आप वहां से आप इसका नोट्स बना सकते हैं। बाकी देखिए पढ़ने का सही तरीका ये होता है कि आप कॉपी पेन साथ में भी लेकर के बैठिए। और जैसे मान लीजिए कि कई बार होता क्या है कि कुछ बात हम लोग ऐसा भी कर लेते हैं कि जो कि लिखते नहीं है, तो क्लास में तो समझ में आ जाता है लेकिन बाद में वो निकल जाता है। तो ऐसे चीजों को जो है आप क्या करेंगे, साइड में कॉपी में लिखते हुए चलेंगे। जैसे हम देखें, जैसे पीजीटी का जब बैच पढ़ाया तो उसमें बहुत से लोग थे, ठीक है, जैसे आलोक जी हो गए, प्रभास जी हो गए, किशोर जी हो गए, मतलब बहुत सारे लोग थे गर्ल्स सेक्शन में भी। तो इन लोग का हम देखते थे और इसी बेंच पर बैठते थे, ठीक है ना, यही सब जगह था उन लोग का। तो जब बैठते थे तो साइड में वो लोग लिखते चलते थे, एक रफ कॉपी लेकर के आते थे क्लास में, ठीक है, रफ में लिख लिया साइड में, फिर उसको घर में जाकर के फेयर करते थे। एक एक क्वेश्चन कॉपी में उन लोग अगर कभी संपर्क होगा तो इतना मोटा मोटा 4-4 कॉपी उन लोगों के पास बना हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ कुछ बात आप साइड में लिखते भी चलेंगे। और ये जरूरी नहीं कि हिंदी और इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें आपको लिखते हुए चलना है। आइए तो डायमेंशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट। तो यहां पर न्यूटन के लिए हम क्या लिखेंगे, न्यूटन किसका यूनिट है बताइए, फोर्स का। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLt-2। क्या होता है, mLt-2। अब ये मीटर क्या है, मीटर जो है इसमें हम लोग लंबाई को मापते हैं, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, L और पावर 2 डिवाइडेड बाई कूलम क्या है, चार्ज, और चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो चार्ज का डायमेंशन 80, चार्ज का डायमेंशन 80, लेकिन ए स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ओवरऑल देखिए इसका डायमेंशन क्या हो गया, एम, एल का पावर 2 और एल का पावर 1 कितना
L का पावर 3, तो L का पावर 3, T का पावर -2, और ये T का पावर ऊपर जाएगा तो ये भी -2 हो जाएगा, तो T का पावर -4, इस A को ऊपर लेकर के जाइए तो A का पावर -2, तो लीजिए ये हो गया डायमेंशन किसका, K का। K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलिए या फिर इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलिए। देखिए M L3 T -4 A -2। अब इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है एप्सिलॉन नोट में। अभी हम लोग सीखे कि कूलम्ब्स कांस्टेंट और एप्सिलॉन नोट एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो इस डायमेंशन को उलट दीजिए। उलट देने का मतलब कि बस पावर को बदल दीजिए, काम हो गया। तो देखिए यहाँ पर पावर प्लस में है तो यहाँ -1 कर दीजिए, ये +3 है तो -3 कर दीजिए, -4 है तो यहाँ +4 हो गया, और ये -2 था तो +2 हो गया। तो आप एक का, और देखिए एक चीज तो याद रखिए, डायमेंशन याद नहीं रखना है आपको, आप कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन याद रखना है। जैसे आप स्पीड वेलोसिटी का याद रखिए LT -1, एक्सेलरेशन का याद रखिए LT -2, फोर्स का याद रखिए MLT -2, वर्क का याद रखिए ML2 T -2। और इतना भी अगर आपको याद है ना तो आप डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए तरीका, और आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला हमें मालूम था, तो इसके हिसाब से हम क्या किए, डायमेंशन को निकाल दिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको जो है चीजें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपका हिंदी में है, ठीक है, आगे आ जाइए। क्योंकि एक जगह जो है ना हिंदी इंग्लिश लिखने में फिर ये गिच पिच हो जाता, आपको क्लियर नहीं दिखता, इसीलिए जो इसको सेपरेट कर दिए हैं। बाकी PDF जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अवेलेबल हो जाएगा। अब आइए, देखिए बार बार या शुरुआत में ही आपको हम कूलम्ब्स लॉ को रिलेट कर रहे थे, किससे, ग्रेविटेशनल लॉ से। कूलम्ब्स लॉ को हम किससे रिलेट कर रहे थे, ग्रेविटेशनल लॉ से। तो देखिए यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंसेस को आपको समझना है। तो यहाँ पर है सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या क्या समानताएं हैं। तो सबसे पहला, बोथ एक्ट इन वैक्यूम, यानी कि दोनों निर्वात में कार्यरत होते हैं, यानी कि वैक्यूम में दोनों एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बोथ आर सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस आप लेंगे ये कहां से लेंगे, सेंटर से लेंगे। ये सेंटर से सेंटर एक्ट करने वाला फोर्स होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स। एंड कंजर्वेटिव फोर्स, बताइए ग्रेविटेशन में आपको कंजर्वेटिव फोर्स बताए थे। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, अगर किसी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है अगर वो पाथ इंडिपेंडेंट है, अगर किसी बल के द्वारा की गई कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करती हो तो वो होता है आपका संरक्षी बल, या फिर आप इसको रूढ़िवादी बल बोल सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। लेकिन अगर किसी बल के द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर डिपेंड कर जाए तब इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। याद कीजिए, एक बार आपको एक एग्जांपल दिए थे कि एक ऑब्जेक्ट को हम उठा करके सीधा लेके आ गए थे ऊपर, तो कितना वर्क डन हुआ था, mgh। और उसी ऑब्जेक्ट को उठा करके ऐसे लाए थे, फिर आगे ले गए, फिर ऊपर ले गए, फिर ऐसे घुमा करके लाए थे, तो भी वर्क कितना आया था, mgh। ग्रेविटेशन में ये बात बताए थे। तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो की गई कार्य होती है रास्ते पर निर्भर नहीं करती है। तो ये कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव। तो सिमिलरली इसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो हमारा होगा ये किस नेचर का होगा, कंजर्वेटिव नेचर का। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, बोथ ऑलवेज एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ। बताइए दोनों में इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है कि नहीं। दोनों का स्टेटमेंट क्या है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर सॉरी, फोर्स बिटवीन देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी किसी भी दो वस्तु के बीच जो लगने वाली बल होती है ये दोनों वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये दोनों किसको फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, अब डिफरेंस पर बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है। ये तो आप समानता को देखिए, अब दोनों के बीच कुछ डिफरेंस भी होगा, तो अंतर क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जब आप पढ़ रहे थे तो बार बार आपको बता रहे थे कि एक बिग फोर्स है। कैसा फोर्स है, बिग फोर्स है। लेकिन याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स भी होता है। और किसी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें
प्रोटॉन्स के बीच में कौन सी फोर्स लगती है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कौन सी फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही एग्जांपल है। तो पहला डिफरेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा वीक फोर्स होगा, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। नेक्स्ट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाली बल हमेशा मतलब एक दूसरे को आकर्षित ही करेगी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। तो वही लिखा हुआ है, वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यानी कि स्थिर वैद्युत बल ये आकर्षक नेचर की भी हो सकती है और प्रतिकर्षक नेचर की भी हो सकती है। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। आ गया ना बात, गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा आपका ये माध्यम पर डिपेंड नहीं करेगा। चाहे आप इसको निर्वात में किसी दो वस्तु को रख दीजिए, या किसी दो वस्तु को हवा में रखिए, या किसी दो वस्तु को पानी में लेकर के चले जाइए, उनके बीच लगने वाला फोर्स प्रभावित नहीं होगा। Whereas इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम, जबकि स्थिर वैद्युत बल जो होती है ये माध्यम पर निर्भर करती है। अगर दो वस्तु को आप निर्वात में रखें तो उनके बीच कुछ और फोर्स लग रहा है, हवा में फोर्स और लगेगा कुछ, और वाटर के लिए फोर्स अलग होगा। ठीक है, अलग अलग मीडियम के लिए फोर्सेस बदल जाती हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो ये था 3 डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। और ये हम लोग देखे सिमिलरिटीज, तो दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं, दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसको हम लोग क्या किए समझे। हाँ हाँ, जल्दी नीचे गिर जाता है, इसीलिए गिर जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि पृथ्वी की अगर हम बात करें और एक इस पेन की बात करें, तो जितना अर्थ इस फोर्स लगाएगी पेन पर उतना ही पेन भी फोर्स लगाएगा अर्थ पर। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि इसको इस प्रकार से अट्रैक्ट करिए कि इसमें एक एक्सेलरेशन आ जाता है, जिसको आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं जी, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आप ग्रेविटेशन का क्लास नहीं किए थे ना, ये सारा चीज एकदम मतलब क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं ना, इस टाइप से जो है हम लोग पढ़े हैं ग्रेविटेशन को। हालांकि उसका 1-2 क्लास अभी बचा हुआ है, तो किसी दिन आप लोग का उसको लेकर के फिनिश कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आ जाइए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कूलम्स लॉ का सही वेक्टर फॉर्म क्या है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, तो एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर किसी भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी निहित हो तो आप उसको क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को कैसे लिखें, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, तो सिंपल सा तरीका है कैसे लिखें। तो देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज है, चलिए Q1, और एक चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और एक रहा दूसरा चार्ज Q2। ठीक, दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन क्या है, तो दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन है R। अब इसमें देखिएगा ये जो चार्ज 1 है, अगर मान लीजिए कि ये दोनों सेम नेचर के चार्जेस, अगर दोनों पॉजिटिव नेचर के चार्जेस, ठीक है, तो ये चार्ज 1 जो है इस पर इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, यानी कि इसको बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F21 अगर लिखा हुआ है, देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है F21, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि दूसरे चार्ज पर पहले चार्ज के द्वारा लगने वाली बल। अब इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो इस पर जो है फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और इसको क्या बोलेंगे F12। अब देखिए ऐसा नहीं कि इसको एरो इधर नहीं बना दीजिएगा, अगर एरो इधर बना दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, एरो हमेशा इधर ही लगाते हैं। ये एरो बताता है वेक्टर क्वांटिटी को। ठीक है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के सिर पर एरो लगा हुआ है तो एरो का मतलब वेक्टर। ठीक है, हाँ दिशा के लिए इसको लगाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्शन। चलिए तो अगर F12 लिखा हुआ है
तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी कि दूसरे चार्ज के द्वारा पहले चार्ज पर लगने वाली बल। क्या बोलेंगे, दूसरे चार्ज के द्वारा पहले चार्ज के द्वारा लगने वाली, पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज के द्वारा लगने वाली बल। तो आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो आप क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर आर क्या लेंगे, पोजीशन वेक्टर लेंगे, ठीक है। आर का मतलब यहां पर पोजीशन वेक्टर, देखिए यहां पर ये जो आर है, तो आप इसको ही नहीं बोलेंगे कि आर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो आर को यहां पर देखिए, यहां पर मैग्नीट्यूड का बात करते हैं अभी, या अभी चलिए डायरेक्शन लगाएंगे, तो आर स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन वेक्टर का मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। तो डायरेक्शन बतलाने के लिए हम जो है इसको यूनिट वेक्टर से गुणा कर देंगे, तो आर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर कैप। अब देखिए आप लोग पढ़े हैं कि जैसे कोई वेक्टर ए है, अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसके सिर पर एक कैप लगा दीजिए, इसको क्या पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या कीजिए कि जो आपका वेक्टर है उस वेक्टर को सिंपली उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु 5 मीटर दक्षिण दिशा की ओर है, तो उसको सिर्फ 5 मीटर से भाग लगा दीजिए, तो बताइए एक सिर्फ जो है एक यूनिट बच जाएगा, लेकिन डायरेक्शन पर कोई फर्क आएगा। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम इसको यूनिट वेक्टर से गुणा करते हैं। अब आर जो है आपका पोजीशन वेक्टर है, तो आर को आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले यहां पर पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे, अगर यहां पर फोर्स ऑन वन टू के रिस्पेक्ट में देखिएगा, यहां पर पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना, लिखेंगे ना पोजीशन वेक्टर को R1 माइनस R2। देखिए दूसरा फोर्स लगाया पहले पर, तो पहले वाले से दूसरे को हटाइए, यानी कि R1 माइनस R2। अब देखिए तो इस फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और इनटू इस यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है आपका R1 माइनस R2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 का ये क्या हो जाएगा क्यूब, और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया किसका, कूलम्ब्स लॉ। अगर इसी प्रकार से आप देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली, यानी कि ठीक इसी प्रकार से अगर आपको निकालना है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, यानी कि पहले चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पर लगने वाला बल, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो आप इसको क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का क्यूब और मल्टीप्लाइड बाई R2 माइनस R1। बोलिए ऐसा लिखेंगे कि नहीं। तो ये हो गया कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका। चलिए नोट करेंगे तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी पीडीएफ में है भी, तो शायद पीडीएफ पढ़ते तो नहीं समझ में आता, इसलिए इसको हम क्या कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए। चलिए तो जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं आप लोग कमेंट करके फटाफट बताएंगे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, क्या यहाँ तक क्लियर है कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म का। चलिए ठीक है, वेरी गुड। और देखिए जिनको भी एप्लीकेशन में ऐड होना है, क्योंकि
ऐसे तो मैक्सिमम लोग इनरोल्ड हो ही गए हैं, बाकी जिनको अगर इनरोल्ड होना है एप्लीकेशन में तो आप मुझे पर्सनली जो है आप मैसेज कर दीजिएगा, हम देख लेंगे आपको, फिर एप्लीकेशन में आपको हम ऐड करवा देंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख लिए? आपका क्या नाम हुआ? प्रिया, हो गया? चलिए तो ये था कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ये चीज हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब आइए, अब हम लोग बात कर रहे थे परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो सवाल है कि ये परमिटिविटी क्या होता है, ठीक है, परमिटिविटी क्या होता है। चलिए ठीक है, क्लियर है। चलिए ओके, आइए परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि विद्युतशीलता और आपेक्षिक विद्युतशीलता। देखिए इसका मतलब हो गया विद्युतशीलता और इसका मतलब क्या हो गया? आपेक्षिक विद्युतशीलता। देखिए जब किसी दो माध्यम के परमिटिविटी को आप कंपेयर कर देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और जनरली कंपैरिजन की जब भी बात आती है हम इसकी कंपैरिजन वैक्यूम के परमिटिविटी से करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम अदर देन एयर, अगर हवा के अलावा किसी भी माध्यम में अगर कोई दो चार्ज रखा हुआ है, कोई भी दो चार्ज हवा के अलावा अगर किसी माध्यम में रखा हुआ है, तब क्या होगा? द फोर्स बिटवीन देम इज ग्रेटली अफेक्टेड, तब उनके बीच जो लगने वाला बल होता है आवेश के बीच, वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है अगर हवा के अलावा किसी दूसरे माध्यम में रखिएगा तब। परमिटिविटी इज अ material's property that affects the Coulomb's force between two point charges in a material। देखिए किसी माध्यम में रखे जाने पर जो आपकी बल प्रभावित हो रही है, तो उस मतलब प्रभावित हो रही है, तो प्रभावित होने का जो कारण है वो कारक है क्या? परमिटिविटी। उस कारक को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता बोलते हैं। माध्यम का मतलब कि अभी आप कहां पर हैं? क्लास में। तो क्लास में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर मीडियम क्या है? हवा भरा हुआ है। आप चल जाइए स्विमिंग पूल में, तो वहां पर क्या रहेगा? तो वो मीडियम आपका क्या हो गया? पानी। तो अगर दो चार्ज को हम यहाँ पर रखें तो ये दोनों चार्ज कहाँ पर है बताइए? दो चार्ज के बीच में क्या है? हवा। तो हवा इज द माध्यम बिटवीन टू चार्ज। अब ये दो चार्ज को लेकर चल जाइए पानी में, तो दो चार्ज के बीच का माध्यम क्या हो गया? क्लियर हुआ? अब आ जाइए रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। हिंदी में क्या बोलेंगे? आपेक्षिक विद्युतशीलता। और देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नो यूनिट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसकी कोई मात्रक नहीं होती। तो उसमें ऑप्शन था रिलेटिव परमिटिविटी। और अगर आप जनरल साइंस का क्लास किए होंगे अगर हमसे कभी, जैसे आप जेटेड का क्लास तो खैर आप किए ही हैं, ठीक है, और फिर से करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि पीटी आपका ये सीटेट निकल गया था ना। अच्छा इसके बाद निकला है, चलिए। केमिस्ट्री के बदले क्या ले लिए? अच्छा चलिए ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शन में क्या था? रिलेटिव परमिटिविटी। याद रखिएगा स्ट्रेन, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये सब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी कोई यूनिट नहीं होती, और इनकी जब यूनिट ही नहीं तो इनका कोई डायमेंशन होगा? कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। तो देखिए आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है? ये रेशियो है। सवाल है कि यूनिट क्यों नहीं होता है, तो ये रेशियो है, और हम जानते हैं कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एंड ऑन अ गिवन मीडियम। अगर कोई दो चार्ज वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है, देखिए दो चार्ज कहां पर रखा हुआ है? वैक्यूम में। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी अगर आपको निकालना है तो इसको हम लोग बोलते हैं इप्सिलॉन आर। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन आर से। ये कैसे निकालेंगे? तो हम दो चार्ज के बीच का फोर्स देखेंगे कहां पर? वैक्यूम में। स्पेलिंग याद रखिएगा, VACUUM होगा। और इन्हीं दो चार्ज के बीच का फोर्स देखिए किसी
मीडियम में। तो देखिए जो आपका फोर्स होगा वैक्यूम में ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा और डिवाइडेड बाई, जब दो चार्ज को आप रखिएगा मीडियम में तब इनके बीच का फोर्स क्या होगा, तब इनके बीच का फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहां पर एप्सिलॉन केवल हो जाएगा और इसको क्या लिखेंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए तो ये चीज आपका कैंसिल हो गया क्या, और ये आपका 4 पाई और ये 4 पाई वाला भी टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर जब ये ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन आर आपका क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। बताइए क्या यही रिलेशन बचेगा, यही रिलेशन बचेगा। अब जब यही रिलेशन बचेगा तो क्या यहां से एप्सिलॉन की जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन जो होगा हमारा ये क्या होगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा। एप्सिलॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये बात आई समझ में। तो देखिए अब चूंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी है, जो आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये क्या है रेशियो है। किसका रेशियो है, तो दो फोर्सेस के बीच का रेशियो है। जब आप फोर्स को कहां रखें वैक्यूम में और जब आप फोर्स को कहां रखें किसी मीडियम में, तो रेशियो है तो इसका कोई मात्रक होगा, कोई यूनिट होगा। अरे गणित में आप पढ़ते हैं जैसे राम के पास बताइए 10 रुपया है और श्याम के पास 20 रुपया है, तो इनके पास पैसों का अनुपात 30 रुपया, एक अनुपात 2। ये रुपया कहां चला गया, खत्म हो गया, कट गया। क्यों कट गया, चूंकि आप रेशियो निकाले। तो रेशियो क्या होता है, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी के बीच का कंपैरिजन। तो यहां पर देखिए दो फोर्स के बीच का ये क्या है रेशियो है, और रेशियो की कोई मात्रक नहीं होती। इसीलिए अगर हमसे कोई पूछे रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट बताइए, याद रखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी हैज नो एनी यूनिट, इसकी कोई मात्रक नहीं होती। और जब इसका मात्रक ही नहीं तो इसका बीमा होगा, जब मात्रक नहीं है तो इसका बीमा होगा, जब यूनिट ही नहीं है तो इसका डायमेंशन होगा नहीं। याद रखिएगा इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी कि ना तो इसकी कोई यूनिट होगी और ना ही इसकी क्या होगी डायमेंशन। अब देखिए अगर हवा की अगर हम बात करें और एयर, अगर हवा की अगर हम बात करें तो हवा के लिए क्या होगा रिलेटिव परमिटिविटी ये 1.006 होता है। ये 1 पॉइंट क्या होता है 0006 होगा, जिसको करीब करीब आप कितना मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट एयर में रखा हुआ है तो इनके बीच का जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा हम क्या मानेंगे 1 मान सकते हैं। अगर यही पानी की अगर हम बात करें फॉर वाटर, तो वाटर के लिए कितना होगा 80, कोई यूनिट नहीं। क्लियर है। बाकी अगर इसके अलावा कोई और माध्यम आता है, सवाल अगर देता है तो उसकी परमिटिविटी आपको दी जाएगी। अब यहां से एक चीज समझिए, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे। चलिए बाकी आप लोग बताइएगा एक बार कमेंट करके यहां तक क्लियर है या नहीं। चलिए आगे बढ़े। अच्छा यहां से एक रिलेशन आप क्या सीखे कि इप्सिलॉन क्या होगा इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर। अब एक चीज समझिए, देखिए अगर कोई दो चार्ज किसी मीडियम में रखा हुआ है तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा आप इसको क्या लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे कि नहीं। अब जरा सोचिए अभी हम लोग सीखे कि इप्सिलॉन क्या होता है, तो इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर, ऐसा होता है कि नहीं। तो क्या आप इस फोर्स को ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई और इप्सिलॉन के जगह पर लिख दिए इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर, और इधर क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप जरा गौर से देखिए ये जो आपका टर्म आया F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू हम कब लिखते हैं जब दो चार्ज कहां पर हो वैक्यूम में हो।
जब दो चार्ज कहां पर हो, वैक्यूम। तो क्या इस रिजल्ट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या इस रिजल्ट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या इस रिजल्ट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो है हमारा फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। यानी कि आप वैक्यूम में फोर्स देख लीजिए और इसको रिलेटिव परमिटिविटी से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। यहां तक बात है समझ में? चलिए तो इसको आप कर लेंगे नोट, कर रहे हैं, एक सेकेंड। चलिए तो ये हिंदी में आपका, बाकी जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज है, ठीक है, या फिर और भी जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, फिर लिमिटेशंस वगैरह को समझेंगे, और इसके बाद फिर इसमें कुछ सवाल दिए गए, ठीक है। तो ये जो सवाल आपको दिए गए हैं, आप होमवर्क में सवाल को ट्राई करके आइएगा, जितना क्वेश्चन बन पाएगा बनाइएगा, बाकी सवालों की चर्चा हम लोग करेंगे अगले क्लास में। चलिए तो आप इसको कर लेंगे नोट, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।